वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना बच्चों, हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा प्लस टू तक, जिसका नाम है बिजनेस लॉज एंड बीसीआर। बच्चों ये जो सब्जेक्ट है ना हमारे पास, बिजनेस लॉज एंड बीसीआर, ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफी कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब बच्चों एज यू नो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं सीए फाउंडेशन में, और जो हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में बच्चों, इसके अंदर हमारे पास जो आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता वो यही है बिजनेस लॉज एंड बीसीआर। आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा होता है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होता है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होती है, पर आप लोगों ने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता। तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस सब्जेक्ट से, ठीक है। और बच्चों साथ में आप इससे ये सीखोगे देश में लॉ बनता क्यों है, क्यों बनता है लॉ, लॉ बनाने का कारण क्या है, इसके रीजंस क्या है हमारे पास, ठीक है। सो प्लीज सभी लोग आ जाएं लाइव, और तभी हम क्लास शुरू करते हैं। अभी 5-7 मिनट में शुरू करेंगे क्लास, तो प्लीज सभी को गुड मॉर्निंग, बी फास्ट, आ जाओ सभी लोग लाइव, तभी क्लास शुरू करके चलते हैं। अब बच्चों पॉइंट क्या है यहाँ पे, आपको एक बात समझनी है कि सीए फाउंडेशन जो है ना बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस बात इतनी है कि आपको रेगुलर पढ़ना, यू नीड रेगुलर स्टडीज, ठीक है। और अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको किसी भी एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों अपना रूटीन सेट करिए। लॉकडाउन चल रहा है मैं मानता हूं, लेकिन रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप रूटीन सेट करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे और ठीक से पढ़ेंगे, तो सीए फाउंडेशन में आपको किसी भी एंगल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आकर चलेगी, ठीक है बच्चों। सो बच्चों इस सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, जो हमारे पास ये सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज के नाम से, इसमें हमारे पास हम क्या पढ़ेंगे एक बार मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट अभी मैं क्लास नहीं शुरू कर रहा, 5-7 मिनट तक मुझे से बातें करनी है आपसे। अभी 5-7 मिनट में हम क्लास को शुरू करेंगे, लेट द अदर पीपल जॉइन अस, ठीक है बच्चों। हमारे पास बिजनेस लॉ ये है 60 मार्क्स का, और बीसीआर ये हमारे पास है 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक बिजनेस लॉ है और एक हमारे पास बीसीआर है। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे ना इसके अंदर, हम बिजनेस लॉ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अभी कुछ दिनों में आफ्टर वीक हम लोग बीसीआर को भी स्टार्ट कर देंगे, हम लोग बीसीआर को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें जो ये सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, इसमें 60 नंबर का बिजनेस लॉ है और 40 नंबर का हमारे पास बीसीआर है, ठीक है। नया सब्जेक्ट है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस सब्जेक्ट में, और काफी नॉलेजेबल है बच्चों, काफी नॉलेजेबल है, ठीक है। सो बच्चों सभी लोग आ जाएं प्लीज, एक बार गुड मॉर्निंग करके कंफर्म करिए कि आप लोग लाइव है, ठीक है। आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वीडियो क्लियर है, देन वी एबल टू स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है। तो प्लीज एक बार सभी लोग कंफर्म करिए कि आप लोग अवेलेबल है कि नहीं है। गुड मॉर्निंग, तभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्लीज बी फास्ट, बी फास्ट। चलिए बहुत बढ़िया है। तो आज लग रहा है आपको कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है इतनी, 1-2 दिन में यूज्ड टू हो जाएंगे बच्चों, ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए करें शुरू बच्चों, करें स्टार्ट, कैन वी स्टार्ट द लेक्चर। चलिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं बच्चों।
बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको बताता हूँ इस सब्जेक्ट में हम किस तरह से करेंगे और कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपके पास इस कलर का मॉड्यूल आएगा, इस कलर का मॉड्यूल आएगा जिसमें आपके पास बच्चों बिजनेस लॉ सी एंड सी एस फाउंडेशन के नाम से लिखा होगा। ठीक है बच्चों, ये जो मॉड्यूल आपके पास आएगा ना, आपको वैसे तो नोटिंग इसके अंदर ही करनी है। जब हम आपको बुक्स दे देंगे तो इसकी वन साइड खाली है, एक पेज पे प्रिंटिंग है और अपोजिट पेज आपका क्या है, फ्री पेज है। तो आप लोग जो नोटिंग करेंगे ना वो अपोजिट पेज पे करेंगे, लेकिन अभी आपके पास बुक्स नहीं है तो तब तक जब तक बुक्स आपको नहीं मिलती तब तक आप लोग क्या करिए, एक कॉपी बनाइए, इसकी एक कॉपी बनाइए, कॉपी में हम नोटिंग स्टार्ट करते हैं, नीड नॉट टू वरी। और अभी बुक्स, ये जो बुक है हमने ई फॉर्म में असाइनमेंट के अंदर लगा रखी है, तो अगर जो आपका बैच बना हुआ है लाइव सीए फाउंडेशन के नाम से, उसके अंदर आप असाइनमेंट में देखेंगे तो ये बुक आपको अवेलेबल है, असाइनमेंट में बुक आपको अवेलेबल है, तो वहां से आप बुक को ओपन कर पाएंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल नया एडिशन है बच्चों, अभी हमने रीप्रिंट कराया है, काफी चीजें इसमें ऐड ऑन की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा जो ये बुक है हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो बिजनेस लॉ के नाम से ये सब्जेक्ट है, अभी आप कॉपी बनाइए, कॉपी में नोटिंग और बुक में से कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी तो ये असाइनमेंट के अंदर ई फॉर्म में बुक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं, सच कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आकर चलेगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों के एडमिशन हमारे पास आ चुके हैं, हमारी पूरी कोशिश है आज हम उनको बाय कोरियर बुक्स निकाल दें। ठीक है, तो आज बाय कोरियर हम उनको बुक्स डिस्पैच कर देंगे, और जो लोकल स्टूडेंट है हमारे करनाल के, जो हमारे लोकल स्टूडेंट है करनाल के, वो प्लीज सेंटर पे आके ले जाएं बुक्स। ठीक है, और जो आउटस्टेशन स्टूडेंट है उनको हम भिजवा देंगे। ठीक है, पानीपत की बुक्स पानीपत सेंटर पे आ जाएंगी, उनसे आप कोऑर्डिनेट करिए, वहां से मिल जाएंगे। कुरुक्षेत्र वाले बच्चों को भी हम कोरियर से भिजवा देंगे, नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, चलिए अब बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं, हमारे पास इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो कंटेंट्स हैं इस 60 मार्क्स के सब्जेक्ट में, वो हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट है, हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, हमारे पास बच्चों कंपनीज एक्ट है रिलेवेंट पार्ट, और हमारे पास साथ में एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट है। तो इस 60 नंबर के सब्जेक्ट में ना, इस 60 नंबर के सब्जेक्ट में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट, हम कंपनीज एक्ट, हम एलएलपी, ये 5 टॉपिक्स हम लोग पढ़ के चलेंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के हम लोग ये 5 टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, और जिसमें हमें पढ़ना है बच्चों, ज्यादा लंबा नहीं है और 5 ही एक्ट है, सीए को काफी सारे एक्ट पढ़ने होते हैं, तो ये 5 एक्ट है जो आपको पढ़ के चलना है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, आज हम कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों ने वर्चुअल क्लास पहले से ले रखी है, तो जिन्होंने पोर्टल से ऑलरेडी परचेज की हुई है तो उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के कुछ लेक्चर देख लिए होंगे, पर अभी मैं, क्योंकि बैच में और भी लोग ऐड ऑन हो रहे हैं, डेली एडमिशन आ रहे हैं हमारे पास, तो हम लोग कंपनीज एक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग एक्ट है, लंबा है, इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, अबव लेवल है, तो हम इससे काफी कुछ सीखेंगे। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो हम कंपनीज एक्ट जो है वो स्टार्ट करके चलेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव कंपनीज एक्ट से विल स्टार्ट द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है वो ये है कि बच्चों लॉ बनता कैसे है और बनता क्यों है, लॉ कैसे बनता है और क्यों बनता है, ये आपको समझना है। बच्चों पहले मैं आपको गाइड कर दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, देश में ना अगर कानून नहीं होगा, लॉ नहीं होगा, कोई भी यूनिफॉर्मिटी फॉलो नहीं करेगा। देश में अगर सड़क पे चलने के रूल नहीं होंगे तो कोई लेफ्ट चलेगा, कोई राइट चलेगा, कोई बीच में चलेगा। आपने देखा सलमान खान ने लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया बच्चों, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी, अगर रूल ना होता तो उनके खिलाफ एक्शन ना हो पाता। तो देश में सरकार को जहां पे लगता है कि एक ऐसा मैटर है जहां पे कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, जहां पे पब्लिक को प्रॉब्लम राइज हो रही है, या जहां पे कोई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए,
तो सरकार उसके लिए रूल्स बनाती है। कई बार सरकार हमारे कहने से रूल बनाती है, हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं सर इसका लॉ होना चाहिए, इसके रूल होने चाहिए, सरकार तब लॉ बनाती है। और कई बार सरकार जो है आपकी नॉलेज के लिए वो बच्चों अपने आप से सर्च करके या फॉरेन लॉज को देख के देखते कि हमारे देश में भी लॉ होना चाहिए। जैसे जीएसटी है, अब जीएसटी इंडिया में तो अब आया 2017 में, लेकिन फॉरेन में तो जीएसटी कब से है। तो इसीलिए सरकार ने जीएसटी बनाया फॉरेन को देख के, इंडिया में अभी लॉ नहीं है, इंडिया के लॉ वीक हैं, तो सरकार ने उसको क्या कर दिया, जीएसटी का नया लॉ इंडिया में क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, तो कुछ हम चीजें सरकार को बोलते हैं, कुछ सरकार हम खुद अपने से सोचती है। आजकल आप देख रहे हैं लॉकडाउन की सिचुएशन में लोग डॉक्टर्स को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, तो सरकार के मन में बात आ रही है कि इसके अगेंस्ट कोई लॉ बनना चाहिए, क्योंकि लोग गलत काम कर रहे हैं। इसके लिए लॉ तो है, जनरल लॉ है, पर स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि कोई पुलिस वाला के ऊपर मारपीट करे तो उसके लिए स्पेसिफिक लॉ, कड़ी सजा होनी चाहिए। तो वो चीज लॉ मेकर बनाना चाहते हैं, और वो लॉ मेकर जब बनाएंगे ना बच्चों, तो ही लॉ बनेगा। लॉ बनेगा तो लोग डरेंगे, उनको पता है कि हमारे खिलाफ एक्शन होगा, पनिशमेंट हो सकती है, फाइन लग सकता है, तो यहां से लॉ की नीड राइज होती है। अब लॉ बनता कैसे है बच्चों, वो मैं आपको समझाता हूं ऊपर से। बच्चों देश में सेंटर के पास जनरली पूरे देश में लॉ बनाने की पावर है, और स्टेट के पास जो लॉ बनाने की पावर है वो पर्टिकुलर स्टेट को लेके है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस पर्टिकुलर मैटर को लेके लॉ होना चाहिए, या लॉ वीक है तो अपडेट होना चाहिए, नया लॉ आना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी को बनाती है। तो कोई भी कमेटी जो सरकार के बिहाफ पे मार्केट में जाके क्या करेगी, सर्च करेगी, और सरकार के बिहाफ पे मार्केट में जाके सर्च करती है, और सर्च करने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करती है सरकार को। सरकार बच्चों सरकार के पास जब रिपोर्ट जाती है, भाई ये देश में होना चाहिए, कमेटी ने कहा ये लूप होल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए लॉ बनना चाहिए, तो उसको लेके सरकार उसके बाद अपना लॉ की ड्राफ्टिंग शुरू करती है। ड्राफ्टिंग मतलब जो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के उनको देते हैं कि हमें इस तरह का लॉ चाहिए, तो ड्राफ्टिंग शुरू हो जाती है, लॉ बनना शुरू हो जाता है कि भाई ये आपका लॉ है। अब होता क्या है प्रैक्टिकली क्या होता है, लॉ बनना शुरू हो गया, लॉ का एक ड्राफ्ट बन गया। ड्राफ्ट बनने के बाद बच्चों राज्यसभा लोकसभा में रिस्पेक्टिव जो पार्लियामेंट्स हैं, और बच्चों वहां पे वो पास होगा, और पब्लिक कमेंट्स भी लिए जाएंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उसको साइन कर देंगे तो देश में वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और जब वो एक्ट बन जाएगा हमारे ऊपर उसके रूल लगने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे जनरली, या कोई डेट होगी तो सरकार उस डेट से उस रूल्स को हमारे ऊपर क्या करेगी, अप्लाई करके चलेगी। तो आज लॉ की इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर लॉ नहीं होगा लोग फायदा उठाएंगे, मिसयूज करेंगे, गलत काम करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन कैसे होगा, उनके खिलाफ पनिशमेंट कैसे होगी। तो अगर लॉ बनेगा तो एक्शन भी होगा, पनिशमेंट भी होगी, और लोग यूनिफॉर्मिटी को क्या करेंगे, फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, तो लॉ बनाना बहुत टफ काम है, कुछ भी उसमें कमी रही लोग उसका फायदा उठा लेंगे, लोग उसका फायदा उठाएंगे तो सरकार डिफीट हो जाएगी वहां पे। तो इसलिए अच्छा लॉ बनाना बहुत जरूरी है, और हर सरकार की एक कोशिश होती है कि अच्छा लॉ देश में लेकर आया जाए, और जो गलत करता है, लॉ तोड़ता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग की हमने बात की कि हमारे पास लॉ बनाने का लॉजिक क्या होकर चलता है। अब बच्चों सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सेकेंड थिंग बच्चों, हमारे पास सीए फाउंडेशन में इन एवरी अटेम्प्ट वी हैव द रैंक होल्डर, हमारे पास रैंक होल्डर है। लगभग जब से सीए फाउंडेशन कोर्स आया, लगभग हर अटेम्प्ट में हमारा बच्चा कोई ना कोई ऑल इंडिया टॉप करता है। 50 बच्चे ऑल इंडिया टॉप करते हैं हर अटेम्प्ट में बच्चों, और 50 में से आईसीएस का स्टूडेंट हम लगभग हर बार ही रैंक होल्डर में आता है, एक आए, दो आए, तीन आए एक अटेम्प्ट में। तो बच्चों हम आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग भी प्लीज अच्छा पढ़िएगा, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा, और ताकि रैंक की तरफ चलेगा बच्चों, क्योंकि जो हमारा एक रिकॉर्ड है वो हमें इस नवंबर 2020 के अंदर भी क्या करना है, मेंटेन करके चलना है। ठीक है बच्चों, सो अगर कोई डाउट है जो हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात की तो प्लीज आप लोग पूछिए, फिर आगे चलो, प्लीज आस्क। कोई भी डाउट हो, अभी हमने कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया, आज तो हम इंट्रोडक्शन ही लेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, पर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछिए। चलिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चलते फिर आगे। अब बच्चों, अब हम कंपनी से स्टार्ट करने जा रहे हैं।
तो बच्चों आपके पास जो हमारी ये बुक है, इसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास ये कंटेंट्स हैं, ये कंटेंट्स हैं। जैसे आप देखेंगे 1 to 57 पेज पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 58 से 82, इंडियन पार्टनरशिप 83-104 और एलएलपी 105 से 120 और 121 पेज से हमारे पास 156 पेज तक कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो जिनके पास अभी बुक नहीं है, अभी तो होगी नहीं किसी के पास, तो कॉपी में नोट करना शुरू करिए। वैसे जब बुक आ जाएगी तो आपने कुछ नहीं करना, ये पेज इसकी एक साइड खाली होगी, बुक की एक साइड खाली होगी अपोजिट पेज, तो 121 पेज के अपोजिट पेज पे आपको लिखना शुरू करना है और लिखते 121 भर जाएगा तो 122 के अपोजिट पे, 122 भर जाएगा 123 के अपोजिट पे, सो। दूसरी बात बच्चों क्या है, कई लोग सोचेंगे बुक्स के बिना कैसे काम चलेगा। मैं आपको बता दूं, मैं बुक में से बहुत कम रीडिंग करूंगा, मैं आपको एक एक वर्ड लिखवाऊंगा, 100% नोटिंग कराऊंगा विद एग्जांपल। मतलब बहुत कम होगा कि मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा, जितना भी लॉ है मैं 100% आपको नोट कराऊंगा, 100%। इसका फायदा यह है बच्चों, जब हम लिखेंगे तो हमें याद भी होकर चलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, आप लोगों ने कभी लॉ तोड़ा है? कोई सजा हुई है आप लोगों को, कोई फाइन लगा हो, कोई पेनल्टी लगी हो, ऐसा कुछ? बच्चों ऐसा करना भी मत। बच्चों लॉ तोड़ना एक गलत काम है, और कानून की जो सिस्टम है ना, उसमें अगर आप फंस जाओगे तो कभी भी इतना आसान नहीं है निकलना। आप देखो सलमान खान के ऊपर से आज तक ब्लेम नहीं हटा, संजय दत्त के पास राइफल मिली, बच्चों आज तक भी ब्लेम नहीं हटा, कानून के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो लॉ को बड़े सोच समझ के समझना है, और हम लॉ इसीलिए पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन में कि जब हमारा क्लाइंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आएगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको गाइड करके चलेगा, इस सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो क्या होगा, ऐसा होगा। तो हम लोग अपने क्लाइंट को गाइड करके चलते हैं कि सर ये हमारी सिचुएशन है और ये आपको ऐसा करना चाहिए। अब वो माने ना माने उसकी इशू है, ठीक है ना बच्चों। वो नहीं मानेगा, जेल जाएगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल में बहुत अच्छा खाना भी मिलता है, लोगों को खाना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, चक्की भी बेचनी पड़ेगी। तो हमें तो क्लाइंट को एडवाइस करनी है, सर ये गलत है, आप ऐसा मत करिए, बाकी क्लाइंट की जो इच्छा है वो करे, क्योंकि हम किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते। बट आवर ड्यूटी, अगर हमें लॉ पता होगा तभी हम क्लाइंट को क्या करेंगे, गाइड करके चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं शुरू करता हूं। अब बच्चों जो काम है आपके लिए लिखना, बच्चों हमारे पास हम इसको पेज नंबर 121 के अपोजिट से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, और आप भी रेफरेंस ऐसी कॉपी में डाल लेना पेज 121 की। तो हमारे पास बच्चों कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 हमारा जो एक्ट है बच्चों, काफी कुछ सीखने को मिलेगा हमें इसमें। बच्चों इस कंपनीज एक्ट में हमारे पास 470 सेक्शंस हैं, 470 सेक्शन है टोटल मिला के। जो पहले का कंपनीज एक्ट था 1956 का, उसमें बच्चों 658 सेक्शन थे, लेकिन आज के एक्ट में 470 सेक्शन है। तो एक्ट छोटा कर दिया पहले के मुकाबले, अगर हम 1956 से कंपेयर करें। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, जब भी कोई लॉ बन जाता है उसमें कुछ फालतू कुछ मैटर्स हैं या वो ओल्ड हो चुके हैं करंट सिनेरियो के हिसाब से, तो सरकार उसको डिलीट कर देती है। और कई बार क्या होता है पर्टिकुलर, कई बार क्या होता है सरकार ने दो अलग अलग सेक्शन बना दिए अलग अलग टॉपिक के लिए। तो उस केस में भी बच्चों आपके नॉलेज के लिए, सरकार जो होती है जब नया लॉ बनाती है तो उसको ठीक कर देती है कि भाई ये गलत हुआ है हमसे, हम इस सेक्शन को मर्ज करें। तो इसीलिए सेक्शन अब 470 है टोटल मिला के। इसमें हमारे पास शेड्यूल्स भी होते हैं, शेड्यूल 1 to 7 है बच्चों, 1 to 7 शेड्यूल है आपके नॉलेज के लिए। शेड्यूल मतलब फॉर्मेट्स, जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएनएल का फॉर्मेट शेड्यूल 3 में 7 फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, और फॉर्म जिस शेड्यूल नंबर 1 to 7, तो लगभग फॉर्मेट्स या लिस्ट होती है किसी पर्टिकुलर आइटम की। तो टोटल 7 शेड्यूल है इस कंपनीज एक्ट के अंदर आपकी काइंड नॉलेज के लिए। ठीक है, तो बच्चों आपको आपको अब ये समझना है कि लॉ बना है 470 सेक्शन 7 शेड्यूल। अब हमने 470 सेक्शन नहीं पढ़ने, सीए फाउंडेशन में इंट्रोडक्शन पार्ट है, सीए इंटर में 100 लगभग 100 हमारे पास 48 तक सेक्शन है, और 149 से 470 तक सीए फाइनल में है।
तो इंस्टीट्यूट ऑफ सीए ऑफ इंडिया ने बच्चों ये जो कंपनीज एक्ट है उसको 3 पार्ट में कवर किया है। फाउंडेशन में इंट्रोडक्शन है, और बच्चों आपके पास जो सेकंड पॉइंट है आपके पास इंटर में उसका आधा से कम पार्ट, और बच्चों फाइनल में काफी पार्ट जो बचा वो फाइनल में ही कवर होकर चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास 470 सेक्शन है। अब बच्चों मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज ये अब जो मैं ये लिखूंगा इसको नोट नहीं करना, इसको तो नोट कर लिया होगा आपने, पर नीचे वाले पॉइंट को आपने नोट नहीं करना। अब जो मैं यहाँ लिखूंगा नोट नहीं करना, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, इसको नोट नहीं करना, आपने समझना है, माइंड सेटअप कर रहे हैं। बच्चों एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कहता है कि मेरे पास मनी है, कैश है। इन्वेस्टर कहता है मेरे पास मनी है, मेरे पास कैश है, मैं इसको कहां पे लगाऊं, मैं इस पैसे को कहां पे लगाऊं, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, मेरे खर्चे करने के बाद मेरे पास पैसा बचता है, मैं इस पैसे को कहां पर लगाकर चलूं। तो इन्वेस्टर के माइंड में काफी सारी ऑप्शन आती है। क्या मैं इसको बैंक में एफडी की फॉर्म में करा दूं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दूं। इन्वेस्टर के मन में क्वेश्चन आता है मैं इस पैसे को कोई गवर्नमेंट के पास किसी डिफरेंट फॉर्म में डिपॉजिट करा दूं। इन्वेस्टर के पास आता है मैं घर में कैश ही रख लूं, फिर नोटबंदी होगी, फिर मैं सीए के पीछे पीछे भागूंगा, भाई इसको ठीक कराओ, मेरे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही इन्वेस्टर के मन में आता है कि मैं इसको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, शेयर की फॉर्म में। तो जैसे इन्वेस्टर को लगता है कि ये पैसा मैं किसी अच्छी कंपनी में लगा दूं, मतलब मैं किसी कंपनी को दे दूं, कंपनी के पास पैसा जाएगा, कंपनी उससे बिजनेस करेगी, कंपनी उससे बिजनेस करेगी, कंपनी उससे काम धंधा करेगी, और जब कंपनी उससे बिजनेस करेगी, कंपनी उससे काम धंधा करेगी ना, तो हमें फायदा ये होगा कि जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी की ग्रोथ होगी, तो हमारे शेयर की वैल्यू भी मार्केट में क्या होगी, बढ़ेगी। 10 रुपए का शेयर अगर 100 रुपए का हो जाएगा, मेरी पूंजी 10 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो इन्वेस्टर के मन में एक ऑप्शन आई कि मैं पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, और कंपनी के पास पैसा जाएगा, कंपनी उससे काम धंधा करेगी, और साथ में काम धंधा अगर कंपनी करेगी तो बच्चों उस केस के अंदर जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को भी ग्रोथ मिलेगी और कंपनी को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, बिजनेस करने के लिए। तो बच्चों आपकी नॉलेज के लिए, जब इस पर्सन ने पैसा यहां पे इन्वेस्ट किया, जब इस पर्सन ने पैसा यहां पे इन्वेस्ट किया, इसको टेंशन हुई कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूं, मेरा 1 करोड़ उस कंपनी में लगा हुआ है, 2 करोड़ लगा है, 500 करोड़ लगा हुआ, 1000 करोड़ लगा हुआ है, तो मेरे को मैं कैसे मानूं कंपनी वाले पैसे का मिसयूज ना कर ले, फ्रॉड ना कर ले, धोखा ना कर ले, कोई गलत काम ना कर ले, मैं कैसे इस बात को मानूं। तो इस बात को समझते हुए, आपके नॉलेज के लिए इस बात को समझते हुए, लॉ मेकर ने आपकी नॉलेज के लिए सीए और सीएस का बर्थ हुआ, जो हम लोग हैं प्रोफेशनल्स का बर्थ हुआ, ये आपको समझना है। क्यों? आज सीए पर्सन है पढ़ा लिखा, जिसको उस लॉ की नॉलेज है, जो इसके बिहाफ पे चेक करेगा कंपनी के अंदर जाके कि पैसा फ्रॉड तो नहीं हो रहा, मिसयूज तो नहीं हो रहा, गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमाया जा रहा, गलत पैसे का मिसयूज तो नहीं किया जा रहा कंपनी की तरफ से। तो जो ये प्रोफेशनल्स हैं सीएसीएस, ये बच्चों हमारा बर्थ हो गया इनकी वजह से, और थैंक्स टू इन्वेस्टर जिनका पैसा लगा हुआ है, इसकी वजह से देश में क्या हो रहा है। एक कारण है कि सीए से ऑडिट लोग करवाते हैं और सीए अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है कि काम बिल्कुल सही है और भाई ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित है, आप पैसा बिल्कुल भी कंपनी से मत निकालो। तो बच्चों आज आप देखो, रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं इंडिया में, काइंड ऑफ, और इतने लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो लोगों को टेंशन तो होती है, कल को बैंक ना डूब जाए, कल को कंपनी ना डूब जाए, तो कैसे रिकवरी होगी। तो उस केस में आपकी काइंड नॉलेज के लिए लॉ मेकर ने ये लॉ बनाकर चला है कि भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी वहां पे चेकिंग करेंगे, चेकिंग करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उस रिपोर्ट के बेस पे वो डिसाइड करेंगे कि भैया हमें पैसा कंपनी में रखना है कि नहीं रखना। अब आप सोचिए
सीए के ऊपर तो बहुत जिम्मेवारी होगी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर लाखों लोगों का विश्वास है, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, आपको एथिकल रहना है हमेशा। एथिकल मतलब ऑनेस्ट रहना है, ये ना हो। अब बच्चों कई हमारे सीए भाई हैं या कई प्रोफेशनल हर फील्ड के अंदर क्या सोचते हैं कि हम लोग जल्दी अमीर बन जाएं, बहुत पैसा कमा लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो लोग क्या करते हैं, कंपनी में गलतियां पकड़ लेते हैं। मान लो मैं सीए हूं, मैं XYZ कंपनी में गया, मैंने 100 करोड़ का फ्रॉड पकड़ लिया, 100 करोड़ का। बीइंग एन एथिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी ड्यूटी है मैं कहूं कि भाई आप ये 100 करोड़ मैं रिपोर्ट करूंगा, मैं शेयर होल्डर को बताऊंगा, गवर्नमेंट को बताऊंगा, रिपोर्ट जाएगी उनके पास और आपके खिलाफ नेसेसरी क्या होगा, एक्शन होगा। लेकिन कई कंपनी के डायरेक्टर्स जो ऑफिसर्स हैं वो सीए को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं सर 100 करोड़ में से 10 करोड़ हम आपका स्विस बैंक में जमा करा देते हैं। सर आप स्विस बैंक में जमा करा दो पैसा 10 करोड़ रुपया, आप कल पैसा जमा हो जाएगा, लेकिन आप गलती प्लीज रिपोर्ट मत करो। ये बात सामने आ गई, सरकार हमारे खिलाफ एक्शन लेगी, लोगों का विश्वास हट जाएगा, शेयर होल्डर अपना पैसा निकाल लेगा, हम कंपनी कहां से चलाएंगे। तो बच्चों आपको ये बात समझनी है, आपको गलत काम नहीं करना। बच्चों 10 करोड़ तो कमा लोगे, कल को पकड़े गए फिर जेल का खाना, जेल की रोटी, ठीक है, जेल का पपीता आपको लेना पड़ेगा। फिर बच्चों क्या अच्छा लगेगा उस केस में। तो प्लीज बी ऑनेस्ट एट योर वर्क, और अगर आप नहीं रहोगे तो लॉ स्ट्रिक्ट है आज के टाइम में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर भी काफी पेनल्टीज है। तो एक पॉइंट समझ आया कि सीएसीएस का बर्थ क्यों हुआ, कंपनीज एक्ट में हमारा क्या रोल है। बीइंग एन ऑडिटर, बीइंग अ प्रोफेशनल, वी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर एंड वी गिव रिपोर्ट टू द इन्वेस्टर कि भैया ये सब सही है, ठीक है, और उसका विश्वास क्या होता है, बढ़ के चलता है। समझ आया पॉइंट सभी को, ठीक है। फिर आपके पास चलते हैं बच्चों आगे, ठीक है। अब थोड़ी सी एक्ट की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते रहेंगे बीच बीच में, फिलहाल हम थोड़ी सी एक्ट की बात करके चलते हैं। अब बच्चों हमारे पास सेक्शन नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। बच्चों जो सेक्शन 1 होता है ना, जनरली जो ये सेक्शन 1 होता है, ये बच्चों जनरली इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है। मतलब ये आपको बताता है ये एक्ट कहां कहां पे अप्लाई होता है और किस तरह से अप्लाई होता है, तो इसको हम इंट्रोडक्शन सेक्शन ही बोलते हैं। तो हम लिखने जा रहे हैं और आप लोग कॉपी में साथ साथ नोट करिएगा, मैं नोट कर रहा हूं तो आप भी नोट करिए, लिखने के बाद मैं फिर समझाऊंगा इस बात को, तो साथ साथ नोट भी करेगा, साथ साथ समझेगा भी, ठीक है। अब आ रहा है कंपनीज एक्ट 2013 applies to whole of India। चलो ये जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 13, ये पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई होता है। मतलब ये जम्मू कश्मीर में भी क्या होता है, अप्लाई होता है। अब तो जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल हट गया, तो वैसे भी अप्लाई होगा बड़े पहले से ही। बच्चों जम्मू कश्मीर में भी क्या होता है, अप्लाई होकर चलता है, ठीक है। और बच्चों एक्ट ऑल्सो अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनीज, banking companies, electricity companies, and companies incorporated under other acts. So far that is not inconsistent with their respective act। एक बार लिख लीजिए पहले फिर समझते हैं। एक बार लिख कंपनीज एक्ट 13 अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। Act also apply to insurance, banking, electricity and companies under other act so far that is not inconsistent with their respective act, जो उनके एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं होकर चलेगा। ये क्या मतलब हुआ बच्चों, मैं आपको समझाता हूं, एक बार लिखो आप।
तो एक पॉइंट तो हमें समझ आ गया, ये पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई होता है। अब क्वेश्चन ये आया बच्चों, क्वेश्चन ये आया, आज देश में इंश्योरेंस का अलग एक्ट है, बैंकिंग का अलग एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग एक्ट है, और जैसे अदर कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का अलग एक्ट है, एलआईसी का अलग एक्ट है। आपने कहा इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, कंपनीज एक्ट तो एक जनरल एक्ट है जिसमें सारी कंपनीज आती हैं और हर कंपनी के ऊपर जनरली वो लगता है, लेकिन देश में बैंकिंग के लिए अलग रूल्स बनाए हैं, कुछ इंश्योरेंस के लिए अलग रूल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग रूल्स हैं। तो क्वेश्चन है, क्या उन पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा? क्या उन पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा? तो लॉ मेकर ने कहा उन पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन उतना लगेगा जितना उनके रिस्पेक्टिव लॉस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मतलब क्या हुआ, मान लो किसी पॉइंट पे कॉन्ट्रडिक्शन है, कंपनीज एक्ट कुछ कहता है और बैंकिंग एक्ट कुछ कहता है। किसी एक पॉइंट पे कॉन्ट्रडिक्शन है, कंपनीज एक्ट कुछ कहता है, बैंकिंग एक्ट कुछ कहता है। तो बच्चों, कंपनीज एक्ट और अगर बैंकिंग एक्ट में कॉन्ट्रडिक्शन होगी, कहीं पे दोनों अलग अलग बात कहते हैं, तो बैंकिंग एक्ट क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। और जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जहां पे बैंकिंग एक्ट नहीं बोलता किसी चीज के बारे में, तो वह कंपनीज एक्ट उस मैटर के ऊपर क्या करेगा? प्रिवेल करके चलेगा। तो अल्टीमेट इसका मतलब यह है, कंपनीज एक्ट जो है वो इन कंपनीज पे लगता है, लेकिन इनकंसिस्टेंट नहीं उस पार्ट पे, मतलब जहां पे दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगी वहां तो बैंकिंग एक्ट लगेगा, इंश्योरेंस एक्ट लगेगा। जहां कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी जिस मैटर में, वहां पे कंपनीज एक्ट उस कंपनी के ऊपर क्या होगा? प्रिवेल होकर चलेगा। ठीक है, डन है, पॉइंट क्लियर है सभी को? चल, लिखा सभी ने? लिखा सभी ने बच्चों? चले आगे। चैट बॉक्स में आप यस लिख दिया करो, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आप लोग, कि बच्चों आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा। प्लीज रिप्लाई। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो जाग रहे हो आप लोग, इससे पता लगता है कि आप लोग जाग रहे हो, और जो आदत लॉकडाउन ने दी थी 10 बजे उठने की, वेरी गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 हमारे पास डेफिनेशंस है। बच्चों कोई भी एक्ट है ना, कोई भी एक्ट है, वो जनरली सेक्शन 1 में बताता है कहां कहां अप्लाई होता है, सेक्शन 2 में उसकी डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन मतलब जो एक्ट के अंदर कुछ वर्ड्स, कुछ मीनिंग्स यूज होंगे, तो उसके मतलब हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों कुछ हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेक्शन नंबर क्या? 2। अब बच्चों सेक्शन 2 हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं। अब डेफिनेशंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी हम समझते हैं। तो लिखिए आप सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस। अब पहला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, कंपनी क्या होती है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20। बच्चों वैसे तो जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये सेक्शन है, ये डेफिनेशन में एक क्लॉज बन जाता है। लेकिन अगर हम वैसे के अलग अदर सेक्शन पढ़ेंगे, मान लो सेक्शन 4 पढ़ते, सेक्शन 6 पढ़ते, तो वहां पे वो सब सेक्शन बन जाता। क्योंकि डेफिनेशन अपने आप में सिर्फ पूरा लॉ नहीं एक्सप्लेन करती, एक पर्टिकुलर चीज का मीनिंग बताती है। तो डेफिनेशन में हम क्लॉज पढ़ते हैं। तो सेक्शन 2 आपके पास क्लॉज नंबर क्या? 20। ठीक है, तो कंपनी क्या होती है और कंपनी की क्या डेफिनेशन, उसको हम समझते हैं। इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड under this act or under any previous company law। बच्चों इसका मतलब होता है, एक मिनट समझो फिर लिखना, एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट में, इस एक्ट का मतलब 2013 वाले एक्ट में, जो कंपनीज एक्ट 13 है, या फिर पिछले लॉ में, तो इतनी छोटी सी डेफिनेशन बनाई लॉ ने। कंपनी का मतलब है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इस वाले एक्ट में 2013 के, और 2013 से पहले बनी है तो 1956 के एक्ट में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो कंपनी का मतलब है
जो इनकॉर्पोरेटेड है इस एक्ट में, जो इस एक्ट में कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर हो गया वो क्या बन जाएगी, कंपनी बन जाएगी। और इससे पहले का लॉ 1956 का है, उससे पहले के लॉ, अगर उसमें भी आप रजिस्टर्ड हो तो भी आप देश में कंपनी की डेफिनेशन में आ जाओगे। तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म को कंपनी लॉ नहीं रजिस्टर करता, कंपनी लॉ में जो एंटिटी रजिस्टर होगी वो क्या बन जाएगी, कंपनी बन जाएगी। इससे ये पता लगा इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है, इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है बच्चों। अब आप कहोगे सर इनकॉर्पोरेशन मतलब जैसे सीए के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना, इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब आपको सर ये तो होता ही है। नो बच्चों, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। आप एक 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, पहले 100 रुपए का था, आप पार्टनरशिप 1000 रुपए पे, 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप पार्टनरशिप डीड लिख दो, फर्म कम इनटू क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस हो जाएगी। उसको कहीं पर रजिस्ट्रेशन कराने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कंपनी बनानी है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। आप रजिस्ट्रेशन का मतलब है डॉक्यूमेंट्स, कागज, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ IDs, proofs, rent agreement, office proof, director proof, etc. You need to submit to the Ministry of Corporate Affairs. आपको उनको क्या करना है, सबमिट करके चलना है। आप उनको सबमिट करोगे तो ही कंपनी बन के चलेगी, वहां से रजिस्ट्रेशन होगा, वहां से सर्टिफिकेट आ जाएगा। सो अब अमन पूछ रहे हमारे पास सेक्शन के क्लॉज में जो डेफिनेशन होती है ना, देखो हम जैसे किसी भी मोहल्ले में, कॉलोनी में जाते हैं तो हम हाउस नंबर से जानते हैं। हम लॉ में सेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये सेक्शन ये बोलता है, सेक्शन बोलता है, ये हाउस नंबर की तरह होता है। जो हमारे पास वैसे ऐसा होता है हमारे पास, एक मिनट समझना सभी, जैसे लिखा हमने, इसका मतलब होता है सेक्शन, इसका मतलब होता है सब सेक्शन, इसका मतलब होता है क्लॉज, और इसका मतलब होता है सब क्लॉज, सब क्लॉज, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन जब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ना, तो डेफिनेशन में सेक्शन टू हम क्लोज बोलते हैं, इसको सब सेक्शन नहीं बोलते, क्योंकि ये अपने आप में कुछ रूल नहीं एक्सप्लेन करता, ये अपने आप में किसी चीज का सिर्फ मीनिंग बताता है, जबकि एक सेक्शन कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पे सेक्शन टू क्लॉज बोलेंगे 20, लेकिन वैसे सेक्शन 4 होता, और 4 के अगर 4 इस तरह से लिखा होता तो सेक्शन 4 सब सेक्शन क्या बोलते, 1 बोलते, क्योंकि वो किसी चीज को एक्सप्लेन करता है। पर यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं करता, जस्ट मीनिंग ही बता के उसका छोड़ देता है शॉर्ट में, ये नहीं बताता क्या होना चाहिए, एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा, वो एक चीज का मीनिंग बता रहा है। जबकि जब हम सेक्शन सब सेक्शन की बात करते हैं तो लॉ मेकर हमें गाइडेंस दे देते हैं, इस सिचुएशन में ऐसा करना है, सिचुएशन में हमें ऐसा करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं उसी बात पे आ रहा हूं एक बार पहले। अब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, इसमें सीएस को क्या फायदा बच्चों, प्लीज फोकस करना, बड़ी अच्छी बात है। क्लाइंट हमारे पास आता है, कहता है सर पार्टनरशिप फर्म बनानी है। हमने कहा यार चलो अब तो हरियाणा में 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर हो गया, पहले बच्चों 100 रुपए का स्टैम्प पेपर था। अब 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लिया, उस पर डीड बना दी, और 50-100 रुपए अटेस्टेशन के लगे, नोटरी पब्लिक के, और जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी, तो पार्टनरशिप फर्म बन गई। हमें बोलता सर क्या फीस, हम बोलते थे सर 500 रुपए, 800, 1000 रुपए आप पे कर दो। तो क्लाइंट बोलता है सर छोटी सी डीड बनाई है, इसके लिए 2000, 1000 रुपए तो ज्यादा है, आप कम दे दो। हम बोलते हैं सर नहीं ऐसा नहीं है, हमारा भी बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं। पर बच्चों कंपनी में क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो इसकी वजह से इसको बनाने में 8-10 दिन लग जाते हैं। ऑल्दो 24 घंटे में भी कंपनी बन जाती है, लेकिन बच्चों जनरली प्रोसीजर में 8-10 दिन मिनिमम लग जाते हैं जनरली, अगर हम बात करें, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो इसमें फायदा है, वी कैन चार्ज 25,000, we can charge 20,000, in case of big company we can charge 50,000, we can charge 2 lakh rupees for incorporation of company। तो कंपनी लॉ में सीएस को काम बहुत दिया है, बिकॉज हर काम का रजिस्ट्रेशन कराना है, यू नीड टू क्रिएट अ कंपनी, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, और रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज के लिए सीए को 8-10 दिन लगाने पड़ेंगे, तो फीस भी अच्छी हम चार्ज करके चलेंगे, इससे हमें काम मिलकर चलता है। तो अगर हमारे पास कोई क्लाइंट कंपनी बनाने आता है तो हमें खुशी तो होती है बच्चों, हमें लगता है यार चलो कंपनी में लॉ वाला पर्सन है, अभी बात बात पे जो फॉर्म भरेगा उसकी फीस भी लगेगी, कंप्लायंस भी करनी पड़ेगी, रूल स्ट्रिक्ट है एज कंपैरेटिवली, तो कहीं ना कहीं हमें भी इससे फायदा होकर चलेगा। बट बच्चों किसी को झूठ बोल के कंपनी बनानी, एक पर्सन कह रहा कंपनी बना दो, हमने पूछा क्यों बनाया भाई, कहते हैं सर बस नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड से अच्छा लगता है थोड़ा सा ना,
मैंने कहा भैया ऐसा है, कंपनी नहीं बनाने की जरूरत, आप ऐसा करो फर्म बना लो, जब आपका बिजनेस चल जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो आप इसको कंपनी में क्या कर लेना, कन्वर्ट। प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म को आप कंपनी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। तो बजाय कि सीधा कंपनी में दे, तो हमें उसको एडवाइस करना है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है, काम काज उसका कुछ है नहीं और सोच रहा है शायद बढ़ेगा काम, फ्यूचर में आ जाएगा, तो हम तो समझा ही सकते हैं बच्चों, अब उसको इंजेक्शन लगवाने की आदत है, अब हर बात पे इंजेक्शन लगवाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, हर बात की फीस क्या करेंगे, उससे चार्ज करके चलेंगे। तो बच्चों कंपनी का काम काफी अच्छा काम है और इंडिया में यही सीए सीएस हम लोग ही मेनली ये काम करके चलते हैं और कोई प्रोफेशनल जनरली इस काम को नहीं करके चलता। चलिए लिख लिया आप सबने। तो बच्चों इट मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, तो इसमें इतनी सी बात है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, अब बच्चों कंपनी रजिस्टर कहां होती है उसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। बच्चों हमारे पास ना अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज हैं। एक हमारे पास है एमसीए, मतलब एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, और बच्चों इसमें हम बात करते हैं तो आरओसी बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और एक हमारे पास होती है ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल। ठीक है, शॉर्ट में बात कर रहे हैं थोड़ा माइंड सेटअप के लिए। हमें जो भी कंपनी क्रिएट करनी है, हमें कंपनी क्लोज करनी है, कोई भी कंपनी का डॉक्यूमेंट साइन करना है, सबमिट करना है, एक्सेट्रा, ये सारे काम आरओसी की साइट पे होते हैं। ये सारे काम आरओसी की साइट पे होते हैं बच्चों। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, www.mca.gov.in, ये इनकी वेबसाइट है। आज बच्चों अगर हमें कोई भी कंपनी बनानी है, बंद करनी है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कुछ करना है, तो हमें इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उसके अंदर रिस्पेक्टिव फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करके हमें उसको सबमिट करना पड़ेगा, वहां से अप्रूवल आएगी तो वो काम रजिस्टर हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है, आज कंपनी लॉ के अंदर ना बच्चों सारा काम ऑनलाइन है, आपको कहीं फिजिकली जाने की जरूरत नहीं। नॉलेज के लिए हरियाणा की जो आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर है, तो हरियाणा के अंदर आरओसी का ऑफिस नहीं है। हरियाणा की जितनी भी कंपनी डॉक्यूमेंट फाइल करती है वो न्यू दिल्ली के अंदर उनका ऑफिस है, वहीं से सारा क्या होता है, प्रोसेस होकर चलता है। दूसरा क्या है बच्चों, ट्रिब्यूनल। कंपनी के अंदर कोई शिकायतें हो, कंपनी लॉ के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो, शिकायत हो, इश्यूज हो, तो बच्चों जो भी कंप्लेंट्स हैं किसी को भी करनी है जनरली, वो यहां पे फाइल होती है। आप कहोगे कोर्ट में क्यों नहीं होती, बच्चों थोड़ा सा समझो, एक कोर्ट है आपका शहर में, पानीपत में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, वो कोर्ट तो बच्चों है, वहां पे मर्डर का केस भी आ रहा है, ये केस भी आ रहा है, प्रॉपर्टी का केस भी आ रहा है, झगड़े का केस भी आ रहा है। लेकिन बच्चों कंपनी लॉ के मैटर्स को फास्टली सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल एक अथॉरिटी बनाई है, ट्रिब्यूनल। और वो ट्रिब्यूनल अथॉरिटी का नाम है, उसके पास केस जाते हैं, ताकि वो अथॉरिटी कंपनी लॉ के मैटर की अथॉरिटी सुनती है, मैटर सुनती है और जल्दी डिसीजन देके चलती है, ताकि इन्वेस्टर को नुकसान हो रहा है, किसी का फ्रॉड हुआ है, मैटर 20-20 साल ना लटके, तो उसके लिए अलग अथॉरिटी बनाई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल बोल के चलते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे ना इन्वेस्टर नीड टू फाइल कंप्लेंट, तो वर्ड आएगा किसको, ट्रिब्यूनल को। ठीक है, और व्हेन वी टॉक अबाउट कोई कंपनी बनानी है तो किसको, एमसीए, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को डाटा आपको सबमिट करना है mca.gov.in। आपको एक मजे की बात, मैं आर्टिकलशिप में था उस समय, मेरे सीए ने कहा सर अपना पंजाब लुधियाना की साइड जाओ, एक कंपनी का एक फॉर्म है, जाके जमा करा के आओ। पहले बच्चों काम ऑनलाइन होता नहीं था, तो ऑनलाइन नहीं होता था तो फिजिकली जाना पड़ता था। मान लो आपको देखो जहां पे कंपनी रजिस्टर्ड होगी ना, जैसे हरियाणा के स्टेट में, तो डॉक्यूमेंट हरियाणा के स्टेट में जमा होगा। अगर कंपनी मुंबई की होगी तो मुंबई की स्टेट में जमा होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी मजे की बात बताता हूं आपको, मान लो आपकी कंपनी मुंबई में रजिस्टर्ड है, अगर उस कंपनी के ऊपर किसी ने केस फाइल करना है तो वहां कहां पे फाइल होगा, मुंबई में फाइल होगा। अगर आपकी कंपनी हरियाणा के अंदर है तो केस कहां फाइल होगा, हरियाणा में फाइल होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसका इसका लिंक क्या हुआ। कई बार आप सुनते होंगे, आप प्लस टू तक मान लो कोई कोचिंग सेंटर का नाम सुना, आप कहते हैं मुंबई का कोचिंग सेंटर है, आपने कहा मुंबई का है तो अच्छा होता होगा,
ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, यह बात आप समझना। बच्चे को टीचर की बात समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन एक बार समझाने के बाद सॉल्व होने चाहिए। अगर ये चीज होती है ना तो इट मींस हम सही ट्रैक पे हैं, सीधी सी बात है। तो अब मान लो कंपनी बनी महाराष्ट्र में और कोचिंग प्रोवाइड करती है, आप कहते हो भाई ये तो मुंबई की कंपनी है, बहुत अच्छी होगी, हम तो इसी से पढ़ेंगे, हम नहीं कहीं और पढ़ते, हम तो इसी से पढ़ेंगे। मुंबई ऑफिस बना के करनाल में काम करने आए, आपसे पैसा ले लिया, चीटिंग कर दी, केस करने कहां जाना पड़ेगा? मुंबई जाना पड़ेगा। और बच्चों क्या आप लोग जा पाओगे? 10-20 हजार रुपए मैटर के लेके मुंबई जाओगे, एयर ट्रेवल करोगे, वहां होटल में रहोगे, कोर्ट की बार बार डेट्स आएंगी, ट्रिब्यूनल की डेट आएगी, तो बच्चों बहुत मुश्किल काम है। तो प्लीज फोकस। जो लोग कहते हैं ना हमारी कन्याकुमारी में कंपनी है, इन लोगों से डरा करो, कल कोई फ्रॉड करके भाग गई तो केस करने कहां जाना पड़ेगा? कन्याकुमारी जाना पड़ेगा। और आरओसी के जो डॉक्यूमेंट है वो कन्याकुमारी कंपनी के वहीं जमा होकर चलेंगे। तो इसलिए लोग जानबूझ के दूर दूर की कंपनीज बनाते हैं, और छोटा इन्वेस्टर तो बच्चों कंप्लेन कर ही नहीं पाता, मनी की वजह से, टाइम वेस्ट होने की वजह से उसको एक प्रॉब्लम क्या होती है, फेस होकर चलती है। ठीक है, तो याद रहेगा कंप्लेंट किसको? ट्रिब्यूनल, और डॉक्यूमेंट आरओसी को। अब मैं आपको बता रहा था, मेरे बॉस ने कहा आप लुधियाना चले जाओ, मैंने कहा ठीक है। बच्चों मैं यहाँ से 5 बजे गया करनाल से, और मैं लुधियाना पहुंच गया 9, साढ़े 9 बजे के आसपास। उस समय मैं डॉक्यूमेंट जमा कराने गया, ऑफिसर नहीं आए थे उस समय, 10-11 बजे तक, थोड़ा लेट आए। मैं डॉक्यूमेंट दिखाया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है। बच्चों ऐसा कर करके मुझे उसकी रसीद लेने में 2-3 बज गई। उन्होंने बोला फीस जमा कराओ, रसीद ले लो। बच्चों मैं वहां से निकला अपना 4:30-5 बजे रात को, 9, साढ़े 9 बजे करनाल वापस आया। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट जमा करना था, उसके लिए मुझे पूरा दिन खराब करना पड़ा। अब सीए खुद तो जाता नहीं, सीए अपने आर्टिकल को कहता है बेटा चल बेटा जा, नॉर्मल ट्रेन में मुंबई जा, कागज जमा करा के आ, बेटा इस बस में चला जा, रात को स्लीपर बस जा रही है, बेटा चला जा, और जाके जमा कराया। बच्चों कितनी परेशानी है आर्टिकल्स को। लेकिन आप थैंक्स करो मिनिस्ट्री का, www.mca.gov.in। ऑफिस में अपने सामने अपना जूस का गिलास है, नमकीन बिस्किट खाते हुए बच्चों कंप्यूटर पे साथ में फेसबुक खोल रखी है, इधर फॉर्म खोल रखा है, साथ के साथ फॉर्म अपलोड, साथ के साथ रिसिप्ट क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो बच्चों आज का जो प्लेटफॉर्म है ई फॉर्म का है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पहली ऐसी मिनिस्ट्री थी एमसीए जिसने पहली बार देश में ऑनलाइन सिस्टम चलाया। ये बाद में जीएसटी, इनकम टैक्स तो सबसे बाद में आया है, इन्होंने सबसे पहले ये सिस्टम चलाया था। और बच्चों बहुत सक्सेसफुल सिस्टम है, एक कंपनी के सारे रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली हैं। अगर कोई भी इन्वेस्टर कंपनी की मेन डिटेल जानना चाहे, मिनिस्ट्री की साइट पर जाए, डिटेल्स आप लोग वहां से देखकर चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो टाइम बचता है, कहने का मतलब मिनिस्ट्री ने साइट बनाई तो उससे टाइम काफी बचता है। ठीक है, अब बच्चों कंपनी के कुछ 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी बात भी कर लेते हैं पहले। कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों हमारे पास। एक कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको बोलते हैं एमओए, इसको बोलते हैं एओए। ठीक है बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनती है, ट्रस्ट में ट्रस्ट की डीड बनती है, सोसाइटी में सोसाइटी की डीड बनती है, बायलॉज बनते हैं, ऐसे ही कंपनी के अंदर बनते हैं बच्चों 2 डॉक्यूमेंट। एक होता है एमओए मेमोरेंडम, एक होता है क्या, आर्टिकल। मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम जो होता है इट कंटेन्स द पर्पस for which the company is incorporated। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं मेमोरेंडम को आगे एक्सप्लेन करूंगा। इट कंटेन द पर्पस फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, इसमें पर्पस होता है किस पर्पस के लिए कंपनी बनी है। और आर्टिकल में क्या होता है, इट कंटेन द रूल्स and regulations for governance of company। आर्टिकल में बच्चों
रूल्स रेगुलेशन होता है कंपनी की गवर्नेंस के लिए। जो आपके पास आर्टिकल होते हैं ना, उसमें रूल्स होता है, रेगुलेशंस होती है कंपनी की गवर्नेंस के लिए। बच्चों, जब हम कंपनी बनाते हैं ना, प्रोफेशनल हमसे ये पूछता है सर क्या काम करेगी कंपनी। हमने कहा कुछ भी कर लेगी, ऐसे नहीं बच्चे, कुछ भी नहीं। आपको लिखना पड़ेगा आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। आपने कहा मैंगो जूस बेचेंगे, मैंगो, तो एप्पल जूस नहीं बेच सकते। या तो आप ये लिख दो ऑल काइंड ऑफ जूसेस, या तो आप ये लिख दो ऑल काइंड ऑफ जूसेस। लेकिन अगर आप ये लिखोगे कि मैंगो जूस बेचते हैं तो फिर आप एप्पल जूस नहीं बेच सकते। आपने लिखा हम सिर्फ लैपटॉप बेचेंगे, ओनली लैपटॉप, तो कंप्यूटर नहीं बेच सकते, आप डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं बेच सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेमोरेंडम लक्ष्मण रेखा है, कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये उसकी स्कोप ऑफ एरियाज को डिफाइन करता है, उसका चार्टर है। और बच्चों, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। अगर आप इससे बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाता। हाँ, इसके लिए ऑप्शन है। मान लो आपकी कंपनी का मोबाइल बेचने का काम है, मान लो आपकी कंपनी का मोबाइल बेचने का काम है, तो आप कह रहे हो लैपटॉप भी बेचना है, तो पहले मेमोरेंडम को चेंज कर लो। हाँ, मेमोरेंडम चेंज हो जाता है, यू कैन चेंज द मेमोरेंडम वेरी इजीली। तो आपका मेमोरेंडम चेंज हो जाएगा, उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। और मेमोरेंडम चेंज होने के बाद आप नया बिजनेस कोई भी कर लो, लेकिन बच्चों उससे पहले नहीं। आर्टिकल्स क्या होता है? इट कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है आपकी कंपनी के आपके रूल्स क्या हैं, आपने अपने क्या रूल्स बनाए अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करें, या आपने काम धंधा सोचा उसको अचीव करने के लिए क्या रूल्स बनाया बच्चों, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ क्या, एसोसिएशन। तो आर्टिकल कंटेन द रूल्स, कंपनी कैसे चलेगी, कैसे उसका मीटिंग्स कैसे होंगी, डिविडेंड किस तरह से दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके रूल्स आर्टिकल में होते हैं। लेकिन मेमोरेंडम में उसका पर्पस होता है किस काम के लिए बनी है। तो ये दो डॉक्यूमेंट है। जब भी हम कंपनी बनाते हैं बच्चों, तो हमें मेमोरेंडम आर्टिकल बनाना है। और जो हमारे पास शेड्यूल नंबर 1 होता है, मैंने कहा था 1 से 7 शेड्यूल होते हैं, तो उसके अंदर इसके फॉर्मेट्स गिवन होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी के अकॉर्डिंग। हम इसको लेकर चलते हैं, एक बार नोट करें प्लीज। कोई डाउट हो तो अभी तक पूछिए प्लीज, बाकी लोग नोट करें, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। अब एक पर्सन ने पूछा, दीपाली ने, कि ये चेंज कैसे होता है। बच्चों, चेंज क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो आरओसी है उसी के ऊपर। जैसे बच्चों, आज आपने, मान लो आपने सीए के इंस्टीट्यूट में अपना एड्रेस दे दिया, तो उसी पोर्टल पे जाके जो आईडी पासवर्ड होता है उसको मिला होता है, उस आईडी पासवर्ड पे वो डाटा चेंज करने की रिक्वेस्ट डालता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, वो चेंज हो जाता है। तो चेंज करने के लिए जो भी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर लॉ में, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो कुछ आपने नया मेमोरेंडम बनाना है, उसको दोबारा मिनिस्ट्री को अपलोड कर देना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट पे, और वहां से अप्रूवल आ जाएगी, तो मेमोरेंडम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और पूछिए प्लीज डाउट, बाकी लोग लिखिए, डाउट पूछिए। हाँ, एओबी भी ऐसे चेंज हो सकता है, आर्टिकल भी ऐसे चेंज हो सकता है, ऐसा लाइक मेमोरेंडम, लाइक आर्टिकल, कोई प्रॉब्लम। और पूछिए प्लीज। अब देखो ना, हमें तो फायदा है ना, क्लाइंट कहता है भी नहीं नया बिजनेस शुरू करना है, तो हमने कहा कर लो, मेमोरेंडम चेंज करा देते हैं, जो भी प्रोसीजर है। हम बोलते हैं क्लाइंट को कि भैया 2000 रुपए इसकी फीस लगेगी, 5000 रुपए इसकी फीस बनेगी। तो जो फीस बनेगी हमें तो काम मिलेगा, कंपनी को चेंज करेगी, यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री, आफ्टर दैट चेंजेस मतलब कि एप्लीकेबल ऑन यू, और हमें उससे काम मिलेगा, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्लाइंट आएगा हमारे पास, हम लोग अपने साइन करेंगे, साइन करके फॉर्म सबमिट करेंगे। सेकंड पॉइंट, अभी केशव ने पूछा कि रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है। तो जो रूल्स रेगुलेशन वैसे तो लॉ मेकर बनाते हैं, उस लॉ मेकर ने जो रूल्स बनाया उसी रूल्स को हम कुछ रूल्स को चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अलाउंस, जो लॉ मेकर अलाउंस करते हैं। जहां चेंज करने की ऑप्शन नहीं होती, वो रूल्स एज इट इज आर्टिकल में लिखे जाते हैं। और कई जगह लॉ बोलता है कि आप अपने रूल्स भी बना सकते हैं पर्टिकुलर मैटर को लेके, तो हमें ही बनाने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ ही मैटर ऐसे होते हैं जहां पे लॉ हमें चेंज करने की ऑप्शन देता है, तो उन मैटर को हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। बाकी जो लॉ मेकर के रूल्स हैं वो हम एज इट इज कॉपी करके आर्टिकल के अंदर डालते हैं, जिसका फॉर्मेट शेड्यूल नंबर किसमें भी गिवन है 1। तो आर्टिकल का जो फॉर्मेट है शेड्यूल 1 में गिवन है, तो उसके अंदर से हम कॉपी कर लेते हैं, और जहां चेंज अलाउड है थोड़ा बहुत चेंज करके मिनिस्ट्री को सबमिट करते हैं, अकॉर्डिंगली हमारे रूल्स बन जाते हैं। और पूछिए प्लीज। गुड, आप अच्छा डाउट पूछ रहे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बच्चों। हाँ बच्चों, चले फिर आगे, टेल, चले आगे। कोई डाउट हो तो बच्चों
शैल वी प्रोसीड? बताइए बच्चों, यस नो लिखिए। चलिए अब बच्चों, अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, अब बच्चों नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। अब बच्चों अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास प्राइवेट कंपनी क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी पे आते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमारे पास प्राइवेट कंपनी क्या होती है बच्चों? देश में ना प्राइवेट कंपनी के तीन पार्ट हैं, एक ओपीसी 1% कंपनी, एक स्मॉल कंपनी और एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। पहले नोट करिए, पहले नोट करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी हमारे पास ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। अब बच्चों पहले के लॉ में ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं होती थी, पर 2013 के एक्ट में लॉ मेकर ने क्लासिफिकेशन को चेंज किया और बोला हमारे पास तीन पार्ट है, ओपीसी है 1% कंपनी, हमारे पास स्मॉल कंपनी है, हमारे पास क्या है, प्राइवेट कंपनी है। आज एक जना भी कंपनी बना सकता है। पहले कंपनी बनाने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत होती थी, जिसको हम बोलते थे प्राइवेट कंपनी। लेकिन आज के समय में एक जना, अगर अकेला जना भी कंपनी बनाना चाहे तो बना सकता है, डेट इज कॉल्ड एज 1% कंपनी। तो लोगों ने काफी रिक्वेस्ट करी मिनिस्ट्री से, सर 1% कंपनी को अलाउ करो सर, क्योंकि एक जना है, मुझे लगता है मैं कंपनी बनाना चाहता हूं पर मुझे नहीं जोड़ना किसी के साथ, मेरी नहीं बनती किसी के साथ, तो सर मेरे को तो ऑप्शन दो। तो लॉ ने ऑप्शन दी, ओपीसी 1% कंपनी। स्मॉल और प्राइवेट कंपनी में स्मॉल और प्राइवेट कंपनी में फर्क इतना है, स्मॉल कंपनी वो है जिसकी जिसकी टर्नओवर और कैपिटल एक लिमिट तक हो सकती है, मतलब छोटी कंपनी है, मतलब जिसकी टर्नओवर सेल थोड़ी कम है, वो लिमिट आगे पढ़ेंगे, वो इसकी डेफिनेशन में आएगा, सब स्मॉल कंपनी की लिखेंगे। और उसकी जो कैपिटल है वो भी कम है, एक लिमिट तक है, एक लिमिट से ऊपर नहीं है, तो वो हम बोलते हैं हम स्मॉल कंपनी। बच्चों जो भी हमारे पास स्मॉल कंपनी होती है, आपके नॉलेज के लिए, स्मॉल कंपनी को इसलिए रखा गया, इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट का थोड़े से कम है, इसकी फीसेस थोड़ी कम है, सरकार की थोड़ी सी कंप्लायंस कम है एज कंपैरेटिवली टू दिस कंपनी। और जो कंपनी हमारे पास प्राइवेट कंपनी है, जो कंपनी हमारे पास प्राइवेट कंपनी है, वो हम कह सकते हैं कि वो कंपनी बड़ी कंपनी, उसकी टर्नओवर कैपिटल एक लिमिट से ऊपर है, उसके ऊपर रूल्स थोड़े से हार्ड है और उसकी फीस भी थोड़ी सी ज्यादा है, जो फॉर्म भरते हैं उसकी थोड़ी फीस ज्यादा है। हर फॉर्म की जनरली मिनिस्ट्री हमसे फीस लेती है, हम आर्टिकल का फॉर्म भरेंगे उसकी फीस लेगी, मेमोरेंडम का फॉर्म भरेंगे उसकी फीस लेगी। तो ये गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन की, छोटे बिजनेसमैन के लिए एक तो कंप्लायंस थोड़ी कम कर दी, फीस थोड़ी कम कर दी, दैट इज कॉल्ड अ स्मॉल कंपनी। और थोड़ी बड़ी हो गई वो तो बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई। और ओपीसी मतलब एक जने है, तो बच्चों उसको हम ओपीसी बोलकर चलते हैं। अच्छा, एक कंपनी प्राइवेट है तो कैसे, उसके नाम के आगे XYZ ये लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी प्राइवेट है या नहीं है उसके नाम से पता लगेगा। तो अगर किसी कंपनी के नाम के पीछे लिखा हुआ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या ब्रैकेट में पीए की बात है, तो बच्चों दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट कंपनी, उसको हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। मतलब ये हुआ प्राइवेट की निशानी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखने से है। ऐसे कोई नहीं बता सकता भी छोटा सा ऑफिस है तो ये प्राइवेट होगी, नहीं, ऐसे नहीं बता सकता। हमें क्या पता उसकी टर्नओवर कितनी है, उसकी कैपिटल कितनी है, उसके शेयर होल्डर कितने हैं, क्या दो हैं। प्राइवेट का मतलब ये है उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिखा हुआ है। और बच्चों ओपीसी स्मॉल कंपनी और क्या प्राइवेट कंपनी की फॉर्म है। जब हम डेफिनेशन पे आएंगे आपको क्लैरिटी होगी। ये मैं आपका माइंड सेटअप कर रहा हूं कि हमारे पास प्राइवेट कंपनी वो होती है जहां पे आपकी काइंड नॉलेज के लिए नाम के पीछे प्राइवेट लगता है, जो निजी, जिसका पैसा निजी लोगों के पास है। वो हम डेफिनेशन में आके एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम उसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे। और ये लिखा सभी ने, ठीक है, ओपीसी स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी। सेकंड हमारे पास, सेकंड नंबर 2 पे हमारे पास जो आती है कंपनी, वो आती है पब्लिक कंपनी।
पब्लिक कंपनी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं अभी कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहा पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की, अभी सिर्फ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। नहीं आप सोचो मैं बहुत डिटेल में लिख रहा हूं, अभी डिटेल में मैं लिखूंगा। और विच इज नॉट अ, विच इज नॉट अ, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं है तो पब्लिक बन जाएगी, और पब्लिक को हम ऐसे समझते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड, अगर किसी के नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगेगा तो बच्चों वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी आपकी काइंड नॉलेज के लिए। तो अब आप कहोगे इसमें फर्क क्या है, अब आप कहोगे इसमें फर्क क्या है, क्या फर्क है वो मैं आपको समझाता हूं बच्चों, क्या फर्क है बच्चों। आज अगर आपने कंपनी बनाई, लोग कंपनी क्यों बनाते हैं, लोग चाहते हैं हम शेयर इशू करेंगे, शेयर मतलब हमारी कंपनी की गुडविल रेपुटेशन बन जाएगी, तो हम मार्केट में शेयर इशू करेंगे। शेयर्स का मतलब यह है कि हम लोग उनसे पैसा लेंगे और हमें पैसा मिलेगा तो हम आगे बिजनेस करेंगे, इस पैसे से पैसा कमा के उनको भी देंगे, खुद भी कमाएंगे, दैट्स ओके, चलिए बहुत बढ़िया। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लोगों से ही पैसा ले सकती है, उसकी एक लिमिट है 200 लोग मैक्सिमम। प्राइवेट कंपनी 200 लोगों से ऊपर अपने शेयर होल्डर नहीं बना सकती जनरली, मतलब उसमें निजी लोग हैं। और प्राइवेट कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L पब्लिकली नहीं होती। पब्लिक कंपनी वो है जो पब्लिक से पैसा ले सकती है, 1 लाख लोगों से, 2 लाख लोगों से, 5 लाख लोगों से, 10 लाख ले सकती है, ले ना ले उसकी इच्छा है। एक पब्लिक कंपनी आपने बनाई, उसको लगता है अभी पैसे की जरूरत तो मत ले, कोई बात नहीं, पर अगर पब्लिक से पैसा लेना है, 200 लोगों से ऊपर से पैसा लेना है, तो बच्चों उसके लिए आपको लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी, अगर आप लेना चाहते हो। सेकेंड थिंग, अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो उसको लिस्ट भी करा सकते हो और नहीं भी करा सकते। लिस्ट का मतलब यह है, अगर आप पब्लिक से पैसा लोगे तो NSC या फिर BSC या फिर दोनों में जो आपको ठीक लगे, आपको इसके ऊपर लिस्ट कराना पड़ेगा। तो बच्चों पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, एक लिमिट से ऊपर पैसा लेना चाहती है 200 लोगों से ऊपर का, तो उसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ेगा पहले, मतलब और लिस्टिंग होगी तभी वो पैसा शेयर अलॉट कर पाएगी, अदरवाइज वो शेयर अलॉट नहीं करके चल पाएगी। हाँ अगर पब्लिक कंपनी को लगता है चलो पब्लिक कंपनी बना ली लेकिन हम 200 लोगों से ही पैसा लेंगे, मतलब 200 से लेंगे, तो फिर लिस्ट ना हो स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन अगर बड़ी कंपनी बनानी है, दुनिया भर के लोगों से पैसा लेना है, दुनिया भर के लोगों को बुद्धू बनाना है, फॉरनर अंग्रेजों से पैसा लगवाना है, तो भैया फिर तो लिस्टेड कंपनी बनानी पड़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना पड़ेगा। और जैसे ही आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे, रूल्स रेगुलेशंस उतने ही ज्यादा क्या होते जाएंगे, हार्ड होते जाएंगे, हमारे लिए फायदे। कैसे बच्चों, एक सीए के पास अगर एक या दो अच्छी लिस्टेड कंपनी आ जाए तो पूरा साल कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी कंप्लायंस और इतनी अच्छी फीस है, कंप्लायंस भी बहुत अच्छी है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना काम मिलता है एक लिस्टेड कंपनी का काम करने से। अब मैं एक बार नटशेल में बोलता हूँ, मैंने कंपनी बनाई, मुझे लगता है निजी लोगों से, रिलेटिव फ्रेंड अप टू 200 पीपल से पैसा लेना है, तो ठीक है मैं उनको ऑफर लेटर दूंगा, मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैं शेयर अलॉट कर दूंगा, जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप पढ़ते हैं +2 में जो चैप्टर, ठीक है। सो लेकिन अगर मुझे लगता है यार मुझे तो पब्लिक से लेना पैसा या फ्यूचर में लेना चाहता हूं, तो यू कैन क्रिएट अ पब्लिक कंपनी, या प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर लो, जो भी प्रोसीजर होता है लॉ में, तो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो बच्चों तभी आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो, 200 लोगों से ऊपर से पैसा ले सकते हो, और पब्लिक में लिस्ट होना ना होना कोई मैंडेटरी नहीं है, ज्यादा लोगों से पैसा ले तो लिस्ट आनी पड़ेगी, नहीं तो फिर प्राइवेट की तरह 200 लोगों से पैसा ले लो, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी। तो आपको बोले रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ऑयल लिमिटेड लेट्स से, तो इसका मतलब इट्स अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। और ये कैसे पता लिस्ट है कि नहीं, जब कंपनी क्रिएट होती है ना, जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है, तो जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है बच्चों वो यू से शुरू होगा, अगर यू से शुरू होगा इट मींस अनलिस्टेड, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं पब्लिक भी, दोनों अनलिस्टेड है। लेकिन अगर वो लिस्टेड होगी तो एल लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एल, तो वहीं से पता लगता है। हाँ नाम से नहीं पता लगता भी लिस्टेड है कि नहीं है, या तो स्टॉक एक्सचेंज से चेक करो या फिर आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखो, वो एल से शुरू होगा तो लिस्टेड और यू से होगा तो क्या, अनलिस्टेड होकर चलेगा। अनलिस्टेड का मतलब वो प्राइवेट होगी तो भी अनलिस्टेड है
और पब्लिक होगी तो अगर वो शेयर नहीं ले रही पब्लिक से तो भी अनलिस्टेड होकर चलेगी। समझ आया? पर मेनली वैसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी बहुत सारी है, बट ज्यादातर जो कंपनीज है ना बच्चों, आपके नॉलेज के लिए, वो पब्लिक प्राइवेट है। मेनली हम कंपनी ऑफ पब्लिक प्राइवेट की बात करेंगे। हाँ और भी है, ऐसा मना नहीं कर रहा, वो बेस्ड ऑन शेयर कैपिटल हो जाएंगी या बेस्ड ऑन लायबिलिटी हो जाएंगी, बट वैसे मेन टाइप यही है, पब्लिक और क्या, प्राइवेट। तो जिसका पैसा पब्लिक के पास है, जिनकी बैलेंस शीटें पब्लिकली हो सकती हैं, साइट्स पे आएंगी, न्यूज़पेपर में छपेंगी, वो होती है पब्लिक कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी जी है, प्राइवेट मीटिंग है, बाहर के लोग अलाउड नहीं होकर चलते। ठीक है, डन है? कोई डाउट है पूछिए प्लीज इसमें, फिर आगे चलते। प्लीज आस्क एनी डाउट, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये हम बेस बना रहे हैं बच्चों, माइंड सेटअप कर रहे हैं, तो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखिए चलना। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब बच्चों हमारे पास रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड इन मीटिंग्स। बच्चों रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड इन मीटिंग्स ये क्या होता है, ये भी आपको समझना है बेस में। बच्चों कंपनी लॉ में मीटिंग्स होती हैं, कोई भी डिसीजन है, बड़े डिसीजन, वो मीटिंग्स में होते हैं। कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में और कुछ किसकी मीटिंग में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे आपके घर में सीए करनी है आपने, तो भाई कह रहा होगा कुछ और कर लो, मदर कुछ और कह रही है, फादर कुछ और, आपका मन शायद कुछ और हो। तो आपने एक मीटिंग करी अपने परिवार वालों से, उनसे पूछा भाई कौन सा कोर्स करना चाहिए, उन्होंने कहा लेट्स से सीए करना चाहिए। तो आपने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व मतलब सबने अपनी अपनी बात रखी, उसके बाद जो डिसीजन हुआ उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन पास होना। ठीक है, तो कंपनी लॉ के अंदर भी क्या होता है, मीटिंग्स होती है शेयर होल्डर की या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपके नॉलेज के लिए, वो लोग बच्चों मीटिंग्स के अंदर डिसीजन कैसे पास होता है, इसके लिए हमें रेजोल्यूशन पास करना होता है। रेजोल्यूशन क्या होता है, प्रपोजल को डिसीजन में कन्वर्ट करना। बच्चों तीन तरह के रेजोल्यूशन होते हैं। एक हमारे पास होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एक होता है हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन, और एक होता है हमारे पास यूनानिमस रेजोल्यूशन, UNANI, यूनानिमस रेजोल्यूशन, MOUS। इसको OR बोलते हैं, इसको SR बोलते हैं, उसको हम यूनानिमस ही बोलते हैं। तो बच्चों इसका मतलब होता है मोर देन 50% फेवर, दैट इज 51% फेवर। अगर हम मोर देन 50 से करें तो 50 से ऊपर 51 करते हैं। इसका मतलब होता है 75% और मोर फेवर, और इसका मतलब होता है 100% फेवर। पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो तीन तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, यूनानिमस है, ऑर्डिनरी है और स्पेशल है। यूनानिमस है, ऑर्डिनरी है और स्पेशल है, तीन तरह के रेजोल्यूशन होते हैं हमारे पास। एक बार लिखिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों OR SR यूनानिमस, OR SR यूनानिमस। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या होगा, समझते हैं, एक बार लिख लो बच्चों। अब ये कौन डिसाइड करता है कि मीटिंग के अंदर OR पास होना है, SR पास हो रहा है, यूनानिमस? ये एक्टर ने डिसाइड किया। आपने का मतलब 470 सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन, हर सेक्शन तो नहीं, अलग अलग सेक्शन डिफाइन करता है अगर ये मैटर है, इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, इसके लिए क्या पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, इसके लिए यूनानिमस पास होगा। इसका मतलब समझो बच्चों, मतलब ये हुआ आपके नॉलेज के लिए, ऑर्डिनरी, स्पेशल और यूनानिमस। इसका मतलब समझो बच्चों आप लोग, मतलब ये हुआ
जैसे मान लो ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो ऑडिटर शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, जो हम लोग सीए ऑडिट करते हैं ना, शेयर होल्डर विल मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ अवर्स। तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास, लॉ में लिखा है, लॉ में लिखा है अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो ओआर पास होगा। तो मैटर लॉ ने लिखा है। देखो, जो मैटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसको ओआर बोलते हैं, जो मैटर काफी इंपॉर्टेंट है उसको एसआर बोलते हैं, जो मैटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको यूनानिमस मैटर बोलते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में 51%, एक मीटिंग के अंदर मान लो 10 लोग आए, 50% से लोग हाँ करेंगे। मैंने ये नहीं कहा अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, हाँ करेंगे, मतलब समझो, मान लो एक मीटिंग के अंदर 20 लोग आए, एक मीटिंग में 20 लोग आए, मान लो 6 लोगों ने वोट ही नहीं डाला, 6 ने वोट नहीं डाला। वोट डालना राइट होता है, ताकि ऑब्लिगेशन। तो 6 लोगों ने अगर वोट नहीं डाला, रह कितने गए? 14 ने डाला। अब 14 का हाफ कितना होता है? 7, 7 से ऊपर मतलब 8 लोग हाँ करेंगे, तभी वो मैटर क्या होगा? पास होगा। तो 50% फेवर, मतलब जिन लोगों ने ना करी है उसके मुकाबले 50% लोगों ने क्या करी है? हाँ करी है। तो ही बच्चों ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होगा? पास होगा। कंपनी का नाम चेंज करना है, काम धंधा चेंज करना है, तो 75% शेयर होल्डर से पूछो। 75 मतलब 3/4, जब 3/4 3/4 शेयर होल्डर बोलेंगे चेंज करना है तो ही चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। आपकी नॉलेज के लिए तभी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो बच्चों मान लो एक मीटिंग के अंदर 20 लोग आए, 15 लोगों ने हाँ करी, 15 ने, और 5 ने ना करी। तो बच्चों आप देखो टोटल 20 का 75% कितना होता है? 15। तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा? पास। अगर 15 से कम करते तो रेजोल्यूशन पास नहीं होता, मैटर वहीं पे क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता। और कुछ ही ऐसे मैटर है लॉ में जहां बहुत इमरजेंसी है, वहां पे लॉ यूनानिमस बोलता है कि इसकी तो 100% फेवर चाहिए। अगर इस मैटर के एक भी वोट अगेंस्ट डल गया फिर ये मैटर पास नहीं माना जाएगा। तो आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की जो भी मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स के अंदर डिसीजन पास करने की प्रतिक्रिया को, प्रोसीजर को रेजोल्यूशन बोलते हैं जब वो पास हो जाता है। और बच्चों वो डिपेंड करता है मैटर पे कि ऑर्डिनरी 50 से ऊपर रेजोल्यूशन या फिर 75 या उससे ज्यादा। यूनानिमस का मतलब क्या? 100% आपको फेवर चाहिए। जैसे आपके घर पे अब 5 जने हैं, अब डिसाइड हुआ कि घूमने जाना है। आपके घर का शुरू से एक रूल है कि जो मेजोरिटी डिसाइड करेगी। व्हाट इज मेजोरिटी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मेजोरिटी 50 से ऊपर हो गई, 3 ने कहा भाई हम तो यहां जाएंगे, 2 ने कहा यहां, तो 3 वालों का रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन मैटर गंभीर है, पेरेंट्स ने डिसाइड किया, इसके लिए 75% जो लोग हैं जो वोट डालेंगे वो एक साइड होंगे, तभी वो पास होगा। तो उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। और यूनानिमस मतलब सारे एक तरफ होना चाहिए, एक भी वोट अगेंस्ट जरा तो नहीं। तो लॉ ने डिसाइड किया है कहां पे कितने लोगों की आपको अगर कुछ करना है, कंपनी बनने के बाद कुछ चेंज, जैसे कंपनी का नाम चेंज करना है, काम धंधा चेंज करना है, ऑडिटर चेंज करना है, कुछ भी ऐसा चेंज करना है, तो जो भी रेजोल्यूशन है मीटिंग के अंदर डिसीजन होगा। ऐसा ना हो कि अकेला जना ही सारे कंपनी के डिसीजन लेता जाए। हाँ कुछ डिसीजन जरूर है जो कंपनी का अकेला जना मैनेजिंग डायरेक्टर लेता है, लेकिन जो बड़े डिसीजन है वो सारे मीटिंग्स के अंदर होते हैं और डिपेंड करता है शेयर होल्डर की है या फिर किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है। ठीक है, अच्छा एक बार आप पहले रिवाइज कर लें। कंपनी लॉ में कितने सेक्शन है बच्चों? टोटल 470। सेक्शन 1 ऑल इंडिया बैंकिंग इंश्योरेंस पे भी अप्लाई होता है। सेक्शन 2 किसका है? डेफिनेशन का। ठीक है, और कंपनी की डेफिनेशन में कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए इस एक्ट में या किसी और एक्ट में। प्राइवेट कंपनी कितने तरह की है? 3, ओपीसी, स्मॉल और क्या? प्राइवेट कंपनी। और जो प्राइवेट नहीं है वो कौन सी है? पब्लिक। कैसे पता लगता है पब्लिक प्राइवेट है? नाम से, प्राइवेट लिमिटेड या फिर क्या लिमिटेड वर्ड से पता लग के चलता है कि ये कंपनी प्राइवेट है या फिर क्या। आपके नॉलेज के लिए ये कंपनी पब्लिक है। ठीक है, कितने डॉक्यूमेंट है कंपनी के? मेन 2, एक मेमोरेंडम और एक क्या? आर्टिकल। पर्पस क्या है? मेमोरेंडम रूल्स रेगुलेशन किसके अंदर है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर है। और अथॉरिटीज जो क्रिएट करने हैं, फॉर्म जनरली भरना है आरओसी, और शिकायतें किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास। और रेजोल्यूशन कितने हैं? 3 ऑर्डिनरी, स्पेशल और क्या? यूनानिमस। 50 से ज्यादा, 50 नहीं 50 से ज्यादा, स्पेशल में 75 या उससे ज्यादा। और बच्चों यूनानिमस में 100% फेवर चाहिए, तभी डिसीजन क्या होता है? पास होकर चलता है। तो प्लीज अभी हम आज इतना ही करेंगे। एक बार आप डाउट पूछिए मुझसे,
5-10 मिनट में आपके डाउट लूंगा, फिर हम इस क्लास को जो है बच्चों कंक्लूड करके चलेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन दी और कुछ भी नहीं करा, तो प्लीज आप लोग डाउट्स पूछिए बच्चों, प्लीज आस्क दिया। एनी डाउट यू हैव प्लीज आस्क। बच्चों लाइव का मतलब ये है कि डाउट साथ साथ है, और नहीं तो फिर यही चीज आपको रिकॉर्डिंग में दे देंगे, तो बस उसमें डाउट आपको व्हाट्सएप से लेना पड़ेगा। सेक्शन वाला पोर्शन, ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है हमें, हाँ एक बच्चे ने पूछा भाई एमओए इतना ही है, नहीं एमओए डिटेल पढ़ेंगे बच्चों, मेमोरेंडम काफी डिटेल है, लेकिन अभी तो हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो एमओए करेंगे। एमओए का मतलब ये होता है हमारे पास कि एक कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है, उसका लक्ष्मण रेखा क्या है, उसका चार्टर क्या है। मतलब कंपनी अगर बनी है कि हमने मैंगो जूस बेचना है तो एप्पल जूस नहीं बेच पाएगी, किस एक्टिविटी क्या है, उसकी स्कोप ऑफ एरियाज क्या है, उससे बाहर नहीं जा सकती, उसको हम बोलते हैं उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो चीज कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है, काम धंधा एक्टिविटी, तो उसके बाहर वो नहीं जा सकती, उसको मेमोरेंडम बोलते हैं। शॉर्ट में डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे। और सेक्शन वाला पोर्शन ये होता है हमारे पास कि हमारे पास एक बच्चे ने डाउट लिया, सेक्शन हमारे पास इस तरह से होता है, जैसे ये है सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 हमारे पास, फिर क्लॉज और फिर सब क्लॉज। मतलब लॉ मेकर क्या करते हैं, जैसे मेन सेक्शन में कोई पॉइंट लिख दिया, सब सेक्शन 1 में कोई पॉइंट लिख दिया, आगे क्लॉज बना दिया, जैसे पॉइंट्स के आगे सब पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के आगे सब पॉइंट, ऐसे सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3। तो लॉ मेकर ने किसी चीज का सेक्शन ड्राफ्ट किया तो उसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स और सब पॉइंट। तो जब लॉ को लगता है कि मेन सेक्शन का एक हमने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, उसके सब पॉइंट है, तो वो बच्चों आपके नॉलेज के लिए क्लॉज बन जाता है और आगे सब क्लॉज बन जाता है, ठीक है। और ऐसे ये पॉइंट खत्म हो गया यहाँ पे, सब सेक्शन 2 कुछ बात कहेगा, सब सेक्शन 3 कुछ बात कहेगा। लेकिन जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, सेक्शन 2 की बात करते हैं, तो वहां पे हम इसको क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि सेक्शन 2 ना किसी लॉ की बात नहीं बताता, सिर्फ किसी चीज को क्या करता है, एक्सप्लेन करके चलता है। वो एक्सप्लेन करता है भाई ये इस चीज का मीनिंग है। लेकिन जब हम नॉर्मली सेक्शन पढ़ते हैं, अदर सेक्शन, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ समझ, लॉ कुछ कह रहा होता है, इस सिचुएशन में ऐसा होगा, इस सिचुएशन में ऐसा होगा, इस सिचुएशन में ऐसा होगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा, बुक जब आएगी नेक्स्ट क्लास में आएंगे, मैं आपको उसकी ड्राफ्टिंग भी दिखाकर चलो। और पूछिए प्लीज, और पूछिए प्लीज बच्चों, आज डाउट्स प्लीज, जो भी डाउट्स हैं आज आप चाहो तो mce.gov.in खोल के देखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट है जस्ट। नहीं क्लॉज जो है आपके पास, वो आपके पास सब सेक्शन तो 1 में होता है, वो जो होते हैं वो आपके पास इसकी फॉर्म में होते हैं, वो इसकी ABCD की फॉर्म में होते हैं, सब प्लस A सब प्लस B अकॉर्डिंगली इस तरह से होकर चलते हैं। तो एक बच्चा पूछा न्यूमेरिकल होते हैं कि अल्फाबेटिकली होते हैं, वो लॉ मेकर की ड्राफ्टिंग है। तो जैसे ये तो आपको न्यूमेरिकली मिलेगा, लेकिन ये आपको अल्फाबेटिकली मिलेगा। वो डिपेंड करता है हमें कितने सेक्शंस बनाना है। नहीं एक बच्चा पूछ रहा है कि डेफिनेशन के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 20 है, नहीं ऐसा नहीं है, इसके अंदर 100 से ऊपर क्लॉजेस हैं। जैसे डेफिनेशन बढ़ती रहेंगी, बढ़ते ही क्लॉजेस बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। अब एक मोहल्ले में 20 घर थोड़ा होते हैं, एक मोहल्ले में 500 घर भी हो सकते हैं, जितनी बड़ी कॉलोनी है अकॉर्डिंगली हो जाता है आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि सेक्शन में से 20 ही क्लॉज है, सेक्शन 2 के अंदर जितनी डेफिनेशन बनती जाएगी उसी 100 से ऊपर क्लॉजेस है। वो डे टू डे बेस पे, महीने के महीने बेस पे सरकार को लगता है नई डेफिनेशन बनाने, सरकार उसको एड ऑन कर देती है। अब मान लो आपके कॉलोनी में 10 घर बने हुए हैं, 2 नहीं बने, और उन्होंने 2 घर के भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो उनका हाउस नंबर ABC के नाम से 202A 202B 202C, वो ऐसे हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई लिमिट होती है, वो तो सरकार को जब मैटर लगता है वो नए नए मैटर उसके अंदर क्या करती है, इंसर्ट करके चलती है। और पूछिए प्लीज। लेक्चर समझ आया आप लोगों को बच्चों? एबल टू अंडरस्टैंड? बोलिए टेल। चलिए फिर अभी हम कंक्लूड करते हैं इसको। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों प्लीज सुनिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके बैच के अंदर अनाउंसमेंट का कॉलम है, तो एक चीज आप ध्यान, डेली आप अनाउंसमेंट चेक करा करो। कोई भी हमें छोटी मोटी अनाउंसमेंट देनी हो तो हम उसके लिए SMS सेंड करें। आपके बैच के अंदर जो लाइव बैच है सीए फाउंडेशन, उसके ऊपर अनाउंसमेंट का कॉलम है, तो प्लीज अनाउंसमेंट्स आप चेक करा करो, ठीक है। और प्लीज आप रिवाइज करो, ठीक है।
अभी 9 लगभग 20 हो गई है, अप्रोक्सीमेटली 10-15 मिनट में आपकी दूसरी क्लास क्या हो रही है, स्टार्ट होने जा रही है। गुड लक बच्चों, ऑल द बेस्ट।